नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्मम जाय अकर्मण। दोस्तों, हमेशा कर्म करते रहिए, ये हमेशा अकर्म से बेहतर है। और कर्तव्य के अनुसार कर्म करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। अग्निवीरों के लिए जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, उसमें हम आज जो वीडियो लेके आए हैं वो है ऊतक से संबंधित। ऊतक जिसे हम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। और ऊतक होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, पादपों में किस प्रकार की होती है, जंतुओं में कैसी होती है, क्या इनका स्वरूप होता है, जानते हैं। वीडियो में हम जो अग्निवीर के बच्चे हैं उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं या जो वीडियोस है उसका हम उतना ही डीप जा रहे हैं जितना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपको और ज़्यादा डीप स्टडी करनी है तो आप एप्लीकेशन पे जाके हमारे साइंस के वीडियोस आप देखिए, तो उसमें आपको इनसे और ज़्यादा डीप जानकारी मिल जाएगी। अभी जो हम इसमें जो जानकारी दे रहे हैं, जितने प्रश्न ले रहे हैं, अग्निवीर के लेवल के हिसाब से ये पर्याप्त है और आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा और ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों देखते हैं ऊतक होती क्या है। तो अगर हम बात करें ऊतक की, जिसे हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, टिश्यू जो टेक्सचर शब्द से बना है, ये ऊतक जो इससे पहले हमने पढ़ी थी कोशिका। दोस्तों हमने पढ़ी थी कोशिका। ये समान कार्य समान संरचना उत्पत्ति में समान वाले कोशिकाओं के समूह मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। यानी ऊतक का जो निर्माण है वो किससे होता है, कोशिकाओं के समूह से। ए ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। तो ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ये कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और समान प्रकार के ऊतक मिलकर जीवों के शरीर में क्या बनाते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, जीवों के शरीर में अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो ये अंग मिलकर शरीर में एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं तंत्र। इस तरह जीवों का शरीर बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना होता है। जैसे मानव शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बहुत सारे तंत्र बने हैं। और इन तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और प्रत्येक तंत्र कई अंगों से मिलकर बना है। और ये अंग किससे निर्मित होते हैं, ये इन ऊतकों से, टिश्यू से निर्मित होते हैं। तो पहली बात, पहला प्रश्न जो हमारा तैयार होगा वो होगा ऊतक होते क्या है। ऊतक क्या है, ऊतक कोशिकाओं का समूह है जो समान कार्य करते हैं। अगर हम बात करें ऊतकों को हम विभाजित करने की, तो ऊतक को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक जो पादप ऊतक है, जो किसमें पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। और दूसरा जो जीवों के शरीर में, जंतुओं में पाए जाते हैं। ऊतक को हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, एक पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। दोस्तों यहीं पर आप याद करना कि पादप ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं और जंतु ऊतक जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, और जंतु ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो हम इसी लेसन में, इसी वीडियो में हम देखेंगे। पादप ऊतक जो है, जो हम चार्ट से भी देख पा रहे हैं, तो पादप ऊतक जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक वे ऊतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, जिनमें विभाजन लगातार होता रहता है, जिनसे नए ऊतक बनते रहते हैं। ये ऊतक हमेशा वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ वे ऊतक हैं जो विभाजित नहीं होते, परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार पादप ऊतकों को 2 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। पहला जो विभाजित होने वाले ऊतक है, और दूसरा जो विभाजित नहीं होने वाले स्थायी ऊतक है। जो विभाज्योतक है उन्हें मेरिस्टेम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जो स्थायी ऊतक है उन्हें हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ये इंग्लिश नाम है, कभी अपने अंग्रेजी के फेर में पड़ जाएं तो याद रखना। विज्ञान थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश नाम ज्यादा परीक्षा में आते हैं, तो वो भी आप एक बार तैयार रखें, सुनते रहें। तो विभाज्योतक ऊतक नाम से ही स्पष्ट है, विभाजित होने वाले ऊतक। तो ये ज्यादातर पादप के वे भागों में मिलता है जो वृद्धि वाले भाग
होते हैं, या तो ये शीर्ष में पाए जाते हैं, या ये पार्श्व में होते हैं, या ये अंतर्विष्ट होते हैं। तो इस प्रकार विभज्योतक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे स्थायी उत्तक की, तो स्थायी उत्तक अगर संरचना में सरल प्रकार के हैं तो उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं, और जिनकी संरचना जटिल है उसे जटिल स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। जो सरल स्थायी उत्तक है वो 3 प्रकार, मृदु, दृढ़ और स्थूल, 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं, जबकि जटिल स्थायी उत्तक को हम जाइलम और फ्लोएम में बांटते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तकों के प्रकार, या उत्तकों का जो वर्गीकरण है, हम इस प्रकार इसका वर्गीकरण करते हैं। वापस रिपीट करें, जो पादप में उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जंतु में उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पादप में उत्तक 2 कौन कौन से? विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक कौन से हैं? जो लगातार विभाजित होते हैं। स्थायी उत्तक कौन से हैं? जिनमें विभाजन क्षमता नहीं होती। विभज्योतक से जिनका निर्माण होता है। विभज्योतक उत्तक जो है 3 प्रकार के, जो कौन कौन से? शीर्ष, पार्श्व और अंतर्विष्ट। जबकि स्थायी उत्तक जो है वो सरल और जटिल में। सरल उत्तक वापस 3 प्रकार के, मृदु, स्थूल और दृढ़। जबकि जटिल कौन? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। ये चार्ट आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, माइंड में तैयार कर लेना है इसका खाका, ताकि आपको याद करने में ये आसानी रहे। बहुत आसान है विभज्योतक और स्थायी उत्तक। यहाँ पर सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार, जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। अगला आगे देखते हैं। जो उत्तक जो शब्द है वो टिश्यू से बना है, जिसे हम टेक्सचर कहते हैं। आगे उत्तक का जो अध्ययन है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है, हम हिंदी में उसे कहते हैं औतिकी, लेकिन इंग्लिश में उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी याद रह जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। याद रह जाएगा, बिल्कुल 2 प्रश्न। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जो जनक है वो कहलाता है मार्सेलो मैलपिगी को कहा जाता है, जबकि बिशेट ने ये उत्तक जो है वो शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगर हम बात करें पादप उत्तक की, तो पादप उत्तक को अभी हमने देखा 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो था विभाजित होने वाले विभज्योतक, और दूसरा प्रकार था वो था स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, ये जो विभज्योतक है इसको हमने बात की थी कि अत्यंत विभाजन की क्षमता पाई जाती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, सघन कोशिका द्रव्य होता है, रसधानी इसमें एब्सेंट होती है। अगर मैं बात करूं डायग्राम में, अब हम इसको देखें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो भाग पाया जाता है वो शीर्ष है। नीचे अगर हम बात करें यहाँ इन भागों में पीछे की ओर, तो ये पार्श्व भाग है। और ये जो मैं बीच में ये जो कलर्ड भाग बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो उत्तक बने ये हम अंतर्विष्ट, इसको अंतर्वेशी कहेंगे। तो 3 प्रकार हो गए, ए, बी और सी। तो इस प्रकार हम विभज्योतक को स्थिति के अनुसार इनका जो है नामकरण कर सकते हैं। तो विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनना, इसलिए अपन आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगला उत्तक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्थायी उत्तक। इंपॉर्टेंट है, काम में का है, थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन सरल स्थायी और जटिल स्थायी में से ज्यादातर जो प्रश्न आपके पूछा जाता है, आपके लेवल का है, वो जटिल स्थायी उत्तक से 2 प्रश्न हैं, वो अपने को ध्यान में रखने। यहाँ जब बात करते हैं अपन स्थायी उत्तक की, परमानेंट टिश्यू की, तो जब परमानेंट टिश्यू की हम बात करते हैं तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जो सरल है और दूसरा हिस्सा जो जटिल है। अभी हम इस पेज पर जिसकी बात करेंगे वो करेंगे मृदुत्तक की, स्थूलकोण की और दृढ़ की। अगर हम कोई पादप का ऐसा भाग देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा कठोर है, तो नाम से ही हमारे स्पष्ट है कि उसमें दृढ़ोत्तक पाया जाएगा। जो पादप के कोमल और मुलायम भाग हैं वहां पर मृदु उत्तक पाया जाएगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पादप में हवा चलती है, डाली हिलती रहती है, लेकिन न तो टूटती है, तो वहां मुलायम भी है
और वहां कठोर भी है। जहां ऐसा है मुलायम और कठोर दोनों है, वहां क्या वो हम कहलाएंगे उसको स्थूल कोण उत्तक। बारिश हो रही है, बारिश हवा चल रही है, तूफान आ रहा है ना, लेकिन वो टूट नहीं रही टहनी, उस प्रकार की स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्थूल कोणोत्तक कहेंगे। तो स्थूल कोणोत्तक, मृदुत्तक और दृढ़ोत्तक, तीन प्रकार के हम इसको उत्तकों में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश नाम है वो ज्यादा आते हैं, तो मृदुत्तक को हम पेरेनकाइमा नाम से जानते हैं, पेरेनकाइमा। दूसरा स्थूल कोणोत्तक को कोलेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है, कोलेनकाइमा। जबकि दृढ़ोत्तक है इसे हम स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो इस प्रकार उत्तक तीन प्रकार के हो गए, मृदु, स्थूल और दृढ़। ठीक है, मृदु, स्थूल और दृढ़। पादप के कोमल भागों में मृदुत्तक, पादप के दृढ़ भागों में दृढ़ोत्तक, और जो यांत्रिक सहारा देने वाले या हम कहते हैं लचीलेपन के साथ कठोरता जिनमें पाई जाती है उसमें स्थूल कोणोत्तक। याद रह जाएगा बिल्कुल आपको। और जब हम बात करें दृढ़ोत्तक की तो इनमें लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है, इसलिए कठोर होते हैं। ज्यादातर मृत कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। देखते हैं मृदुत्तक, इस उत्तक की कोशिका जीवित होती है, मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। यहां मृदुत्तक के अंदर अगर हम बात करें तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। जिन मृदुत्तक के अंदर हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक, तब उसे कहते हैं हरित उत्तक। क्या कहते हैं? हरित उत्तक। और हरित उत्तक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरेनकाइमा, क्योंकि अंग्रेजी में हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरेनकाइमा किस प्रकार के हैं? तो मृदुत्तक हैं, इनमें हरित लवक पाया जाता है। अगर वायु गुहिका पाई जाती है तो इन्हें बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। हिंदी में इसे कहेंगे वायु उत्तक। ये दो मृदुत्तक के अंदर ही हम अध्ययन करेंगे, काम की चीज है, याद रखना है। अगर वायु कोष्ठ, वायु गुहिकाएं पाई जाती है तब एरेनकाइमा, और अगर हरित लवक पाए जाते हैं तो क्लोरेनकाइमा। अगला देखें, मृदुत्तक पेरेनकाइमा। इस उत्तक की कोशिका जीवित तथा कोशिका के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह उत्तक भोजन का संचय करता है। इन उत्तकों में हरित लवक पाया जाता है तो इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जलीय पौधों में वायु गुहिकाएं पाई जाती है तब इन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। ये एरेनकाइमा जो है पादप को उत्प्लावन क्षमता प्रदान करता है, यानी पादप जो है जल में डूबे नहीं तेरे, है ना, और उसको जल से नुकसान नहीं हो। स्थूल कोणोत्तक जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं, ये जीवित होती है कोशिकाएं, लंबी कोनों पर मोटी होती है। उत्तक इसके डायग्राम इसलिए नहीं लेंगे, ज्यादा इतना आपके अग्निवीर में इसको काम का नहीं है, इसलिए अग्निवीर के अकॉर्डिंग ही अपने इस मैटर को लिया है। हम देखते हैं तेज हवा के झोंके आते हैं लेकिन टहनी टूटती नहीं, तो वहां स्थूल कोणोत्तक उत्तरदायी होते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें तीसरा प्रकार जो है वो है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक क्या है? दृढ़ोत्तक, इनकी कोशिकाएं जो है वो लंबी पतली मृत होती है जिन पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। यह उत्तक कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। अगर हम देखें अमरूद, नाशपाती जो है, इनके अंदर जब हम खाते हैं तो किरकिरापन महसूस होता है, तो क्योंकि उसमें जो मृत कोशिकाएं हैं वो दृढ़ोत्तक की होती है, तो इसलिए तो तीन प्रकार के उत्तक, मृदु, स्थूल और दृढ़। मृदु में हमने पढ़ा था क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। आगे देखते हैं दूसरा जटिल प्रकार का उत्तक, जिसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहां हमारे को नाम से इसमें जाइलम से याद रखना है जल, और फ्लोएम से याद रखना है फल। याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए, बहुत बार। जटिल स्थायी उत्तक ही एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर। तो जाइलम से याद रखना है जल और फ्लोएम से याद रखना है फल। पादप में जो जटिल उत्तक जल का संवहन करते हैं वो होती है जाइलम। फल से अपन लग लेंगे भोजन। वे उत्तक जो भोजन, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का संवहन करती है वो होती है फ्लोएम। ये पहला अंतर है, जल और फल। दूसरा, जब जाइलम की बात करें तो उसमें पाई जाती है वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और वाहिनिका। लेकिन जब फ्लोएम की बात करें तो इसमें पाई जाती है चालनी नलिका और सहकोशिका। चालनी नलिका और सहकोशिका,
ये मोटी मोटी काम की आपके बातें हैं कि जो जाइलम जो है वो किसका संवहन करती है, पानी का। फ्लोएम जो है वो भोजन और खाद्य पदार्थों का संवहन करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अगले जो ऊतक हैं वो है जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। दोस्तों हमने शुरुआत में बात की थी, पादपों में ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार है कौन कौन से देखते हैं। पहला जो ऊतक है वो है उपकला, या जिसे हम एपिथेलियम ऊतक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो ऊतक है वो है संयोजी ऊतक, दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। तीसरे प्रकार का जो ऊतक है वो है पेशीय ऊतक, और चौथे प्रकार का जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। यानी जंतुओं के अंदर ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पादपों में ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक विभजोतक और दूसरा स्थायी ऊतक। ये किसमें था, ये पढ़ चुके हम, ये किसमें थे, पादप में। अब किसमें पढ़ रहे हैं, जंतु में। जंतु में पहले प्रकार का जो ऊतक है वह उपकला ऊतक। इसके भी कई अन्य प्रकार हैं लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। अपन जो काम की बात है अपने वो करेंगे। उपकला ऊतक जो है ज्यादातर त्वचा के अंदर, मुख गुहा में, आंत में पाए जाते हैं। मेन इनका जो काम होता है वो है सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है इनका, सुरक्षा प्रदान करने का इनका कार्य होता है। दोस्तों दूसरे प्रकार का जो ऊतक है, उपकला के बाद बात करें, एपिथेलियम के बाद बात करें, वो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें आपको 2 3 4 प्रश्न आपको कंठस्थ रखने हैं। एक प्रश्न है इसमें ज्यादातर रक्त वाला आता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको डायरेक्ट कंठस्थ करना है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा इसमें जो प्रश्न आता है वो आता है एक लिगामेंट का। लिगामेंट क्या चीज है, लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी जो नाम है वो याद कर लेते हैं, लेकिन आप इंग्लिश नाम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्नायु, हिंदी में इसको बोलते हैं स्नायु, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। एक नाम और आपको याद करना है, वो है कंडरा। कंडरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। ये जो है कंडरा, ये अस्थि को जोड़ता है, लेकिन किससे जोड़ता है, उपास्थि से। दोनों इंपॉर्टेंट है, काम के हैं। अस्थि को किससे जोड़ता है, उपास्थि से जोड़ता है। 2 इंपॉर्टेंट सवाल दोनों, जो संयोजी ऊतक से सवाल, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट, अस्थि को कंडरा से अस्थि को उपास्थि जोड़ने वाली कंडरा। ठीक है, अगर हम कई बार चोट लग जाती है तो सुनते हैं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, लेकिन लिगामेंट टूट गया है। लिगामेंट का मतलब जो अस्थियों का जॉइंट जोड़ने वाला है वो हिस्सा टूट गया है, तो उसको लिगामेंट को बढ़ने में कुछ समय लगता है और हमें रेस्ट लेना पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। नलिका के चारों ओर अस्थि मज्जा पाया जाता है, वसी ऊतक एडिपोज। यहाँ एक ऊंट की कुबड़ में एडिपोज ऊतक पाया जाता है। ब्लू वेल में जो मरसा की मोटी परत है वो ब्लबर कहलाती है। आगे बात करें पेशी ऊतक, पेशियां जो है वो ज्यादातर बुक्स में इसको 2 ही प्रकार दिए हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियों में ही हृदय पेशियों को बताया है अपन ने 3 प्रकार लिए हैं। वे पेशियां जो इच्छा से कार्य करती है, रेखित पेशी होती है, हड्डियों से जुड़ी पेशी में स्थित, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, इन्हें ही रेखित पेशी के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं, अरेखित कहते हैं। मूत्रवाहिनी, फेफड़ियां, रक्त का संकुचन, आहार नाले, भोजन का प्रवाह अनैच्छिक होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। तीसरे प्रकार की हृदय पेशी, ज्यादातर इसको अनैच्छिक में ही पढ़ाते हैं। तो ये बेलनाकार शाखायुक्त एक केंद्र की होती है, इनमें जीवन भर प्रसरण और संकुचन पाया जाता है। तीसरा प्रकार जो था वो था पेशीय ऊतक। 3 इसके प्रकार थे। आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है वो शरीर में हमारे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमने पहले कोशिका में भी देखा है कि सभी कोशिकाओं का स्लाइडेन और स्वान के अनुसार विभाजन होता है, सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की कोशिका होती है जो कभी भी विभाजित नहीं होती। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की,
ये एक तंत्रिका कोशिका का मैं चित्र बना रहा हूं यहाँ। यहाँ अपने को समझने की बात यह है, ये जो हिस्से इससे निकल रहे हैं, ये संवेदों को ग्रहण करते हैं, संवेगों को। यहाँ एक केंद्रक रूपी हिस्सा अपन देख सकते हैं बीच में सेंटर में। यहाँ इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ कण होंगे। ये एक न्यूरॉन का अपन ने डायग्राम लिया है, न्यूरॉन का चित्र लिया है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यहाँ इसको दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। इसको हम देख पा रहे हैं, जैसा ये जो पहला हिस्सा ऊपर का यहाँ तक हम बना रहे हैं, यह है कोशिका काय, जिसे हम साइटोन के नाम से जानते हैं। कोशिका काय या साइटोन। दूसरा हिस्सा जो है, इसे हम तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के नाम से जानते हैं, जो साइटोन से ही होकर निकलता है। तो एक तंत्रिका कोशिका या एक न्यूरॉन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेन है, इसका मेन हिस्सा है, उसे हम कोशिका काय के रूप में जानते हैं। कोशिका काय में एक केंद्रक है, यहाँ जो द्रव्य भरा है कोशिका द्रव्य टाइप का, इसमें कुछ कण पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निजल के कण। निजल कण कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूरॉन में। ठीक है, ये यूनिक नाम है, अपने को ध्यान में रखना है, पूछते हैं। ये जो एक्सोन दिखाई दे रहा है, एक्सोन के अंदर ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं श्वान की कोशिकाएं, श्वान कोशिकाएं। इसके ऊपर जो ब्लैक रंग से हमारे को दिखाई दे रहा है, ये एक आवरण है, जिसे हम माइलिन के नाम से जानते हैं। माइलिन आच्छद, क्या बोलते हैं इसको? माइलिन आच्छद। और जो दो पर्व संधियों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इसे हम रेनन वियर का नोड कहते हैं। रेनन वियर का नोड। और ये जो रेशेनुमा तंतु दिखाई देते हैं, इन तंतु को हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। जो अगले न्यूरॉन का डेंड्रोइड्स है, वो इससे जुड़ता है। ये जो कांटेक्ट बनता है, इसे हम सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। याद रखना, दो सिनेप्स का आपस में कांटेक्ट नहीं होता, दो डेंड्रोइड आपस में स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ते हैं, इनका जो कांटेक्ट फिजिकल नहीं होता। ये जो कांटेक्ट है, ये फंक्शनल कांटेक्ट होता है। जब संवेदांगों को भेजना या लेना होता है, तब ये दोनों आवेगों का आपस में संचरण करते हैं न्यूरॉन्स जो है। तो ये जो हिस्सा है, ये कांटेक्ट जो है, ये फिजिकल नहीं होकर फंक्शनल कांटेक्ट होता है। आगे देखते हैं, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका तंत्र में लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे कोशिका है, वैसे ही ये न्यूरॉन है। साथ ही शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका है। अगर ऑप्शन में आपको मानव अंडे मिलता है, तब आपको मानव अंडे करना है, तब यह सबसे लंबी कोशिका जाएगा, क्योंकि अंडे सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर अंडे ऑप्शन में नहीं है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी करना है? तंत्रिका कोशिका करना है। न्यूरॉन दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग कोशिका काय, हमने देखा है, चारों ओर न्यूक्लियोलिमा पाई जाती है। इसके कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जिकाय होता है, और निजल कण पाए जाते हैं। ये जो पहला हिस्सा है, जिसको हमने नाम दिया है साइटोन। दूसरा हिस्सा, जिसे हम डेंड्रोन कहते हैं, डेंड्रोन एक्सोन कहते हैं। एक्सोन में जो झिल्ली है, वो एक्सोलिमा कहलाती है। चारों ओर श्वान कोशिकाएं हैं, अपन ने डायग्राम में देखा है, ये वाला येलो कलर से श्वान कोशिकाएं बनाई है। इन कोशिकाओं द्वारा माइलिन आच्छद का निर्माण होता है। जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है, वो इसके ऊपर माइलिन का आच्छद है। इस माइलिन आच्छद के कारण ही मस्तिष्क में जो द्रव है, वो सफेद रंग का होता है। एक्सोन में जो गैप है, उन्हें रेनन वियर का नोड कहते हैं, हमने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ। दो न्यूरॉन के बीच पाया जाने वाला क्रियात्मक संपर्क जो है, वो सिनेप्सिस कहलाता है। इनके द्वारा ही आवेगों का संचरण होता है। आगे हमने जो चारों प्रकार है, वो देख लिए हैं। वापस हम रिपीट करते हैं। पादप कोशिका में 2 प्रकार, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। जंतु कोशिका में 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से? नंबर एक था उपकला उत्तक, नंबर 2 था संयोजी उत्तक, नंबर 3 था पेशी उत्तक, और नंबर 4 था तंत्रिका उत्तक। बिल्कुल अंगुलियों पे, टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, तंत्रिका उत्तक। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कुछ इस टॉपिक से, ताकि अपना रिवीजन होगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल तो आपको याद होने ही चाहिए। वापस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है
हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है तो मार्सेलो मेलपिकी को, मार्सेलो मेलपिकी हिस्टोलॉजी का जनक। आगे, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। फ्लोएम का क्या कार्य हमने पढ़ा था? खाद्य पदार्थों का वहन करना, आहार का वहन करना, भोजन दे दे, एक ही बात है ये सब शब्दावली। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल का वहन। जल, जाइलम से जल, फ्लोएम से फल। अभी याद रह जाएगा, बिल्कुल आप याद रखें। एक वृक्ष की आयु को पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलय की गिनती करके। वृक्ष पे जो वार्षिक वलय बनता है, हर साल का एक वलय बनता है। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? अभी हमने बात की। वायु ऊतक को क्या नाम से जानते हैं? वायु ऊतक को कहते हैं भाई एरेन काइमा। एरेन काइमा। पादप में कौन सा गुण बढ़ाता है? उत्प्लावन का गुण बढ़ाता है। और ये किसमें चाहिए? जो प्लांट क्या होते हैं, जो पौधे कैसे होते हैं? जलीय पादप होते हैं। किसी वृक्ष के पुराने तैये के अनुसार 50 वार्षिक वलय बनते हैं। मैंने अभी बात बताई थी, वार्षिक वलय जितने होते हैं, वार्षिक वलय को गिनकर किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो उसकी आयु भी कितनी होगी? 50 वर्ष होगी। आगे देखते हैं, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, इसका कारण क्या है? कि कोर्क के बाहर विलगन की एक परत बन जाती है जिससे पत्तियां झड़ जाती है। वेलोमेन जो है, ये कोशिकाएं जो है वो नमी के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। नमी के अवशोषण के लिए। पादपों में मेरिस्टेमी के बारे में सही है, केवल किसी वृक्ष की छाल में पाया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। स्नायु, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, का क्या कार्य होता है? ये अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। शरीर में कभी भी विभाजित नहीं होने वाली कोशिका है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका भी यही है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही है। तो दोस्तों, ये ऊतक और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इस टॉपिक को भी हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है और टेस्ट देने हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, क्या आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितनी उसकी उपलब्धि है, ये लगातार जांचना है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपना फ्यूचर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।